हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 15 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर आप लोग जान रहे होंगे, नेपाल में मतलब कितनी बड़ी संघर्ष चल रहा है वहाँ पे दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में जो ये स्टूडेंट्स वाला जो विद्रोह हुआ था वहाँ पे ना, बहुत तेज़ी से फैला है। जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका एक तरह से। तो अभी हाल फिलहाल में जो नई पीएम अभी अपॉइंट हुई हैं नेपाल की, तो उनका नाम है सुशीला कार्की जी, और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। डेमोक्रेसी के लिए बहुत काम किया उन्होंने, करप्शन के अगेंस्ट में बहुत काम किया है इसीलिए इनके नाम पे किसी को भी आपको परहेज नहीं हुआ दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे नेपाल दोस्तों ना, तो नेपाल आप जस्ट देखिए, इंडिया से ये बाउंड्री कर रहा है, इधर चाइना हो गया, बांग्लादेश से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना वो इसको अलग करता है, और इधर से जो सिक्किम है भूटान से नेपाल को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं नेपाल के, और बाकी और कुछ तो है नहीं इसमें। और बाकी सुशीला कार्की जी आप देखेंगे तो ये है वो पर्सनालिटी सुशीला कार्की जी, और एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट हो गया। नेपाल की पहली वुमेन है, तो एक तरह से वुमेन को भी इम्पावरमेंट हो रहा है इसमें, है ना, उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और अब नेपाल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये मान लीजिए दोस्तों, जो एक ये तो लैंड लॉक कंट्री है ही, उसके अलावा जो हिमालय है ना, हिमालय के बीच में मेन इफेक्ट जहाँ पे जैसे यूरोशियन जो प्लेट था दोस्तों, है ना, और ये जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो प्लेट है, ये तो इसके नीचे सब्डक्ट हुई थी यूरोशियन के, तभी जो इफेक्ट जो एवरेस्ट ये सब जो हिमालय बना था, तो मेन जो कॉलिजन हुआ था ये नेपाल वाला जितना एरिया है दोस्तों ना, वहीं पे हुआ था कॉलिजन। ठीक है, और इसीलिए ज़्यादा ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है एक तरह से। ठीक है, अब ये नेपाल जो है दोस्तों मेनली सिचुएटेड इन हिमालय सेंट्रल पार्ट में। ठीक है, मेन जहाँ पे कोलिजन हुआ तो उस वाले पार्ट में नेपाल है, और ये सेपरेट करता है ये बांग्लादेश से नेपाल सेपरेटेड बाय सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और भूटान से सेपरेट होता है सिक्किम के द्वारा। ठीक है, अब जान लीजिए दुनिया की जो दो सबसे हाईएस्ट सबसे ऊँचे पहाड़ है ना, वो भी आपको यहीं में मिलेंगे। 8 10 में से 8 जो दुनिया के सबसे बड़े ऊँचे पहाड़ हैं उनमें से 8 इसमें मिलेंगे। वो 8 कौन से हैं? माउंटेन एवरेस्ट हो गया, लोत्से हो गया, मकालू हो गया, चोहुओयू हो गया, उसके बाद कंचनजंगा हो गया, मानसलू हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, और धौलागिरी हो गया। ठीक है, अब ये सारे हैं। अब जो ये नेपाल वर्ल्ड है दोस्तों ना, ये नेपाल वर्ल्ड भी अगर इसका रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो ये वैदिक पीरियड में इसका नाम आपको करीब कई टेस्ट में मिलेगा इसका, इस वर्ड का ओरिजिनेशन। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्धा भी जो थे वो लुम्बिनी से थे, यहीं पे इनका बर्थडे हुआ था, बॉर्न हुए थे, यहाँ पे पैदा हुए थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। और उसके बाद आप देखेंगे ये कभी भी कॉलोनाइज्ड नहीं हुआ, आप समझ रहे हो ना, जैसे कि इंडिया भी एक समय ये ब्रिटिश की कॉलोनी थी, पर ये कभी किसी की कॉलोनी नहीं थी, पर ये एक तरह से बफर स्टेट का काम करता था। किसके बीच में? जो इंपीरियल चाइना ऊपर में थी, और उस समय जो, और इस बार नीचे में जो ब्रिटिश इंडिया, इन दोनों के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस अगर आप जानेंगे तो काठमांडू जो किसी कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है। तो ये जो है दोस्तों ना, हेडक्वार्टर ऑफ किसका है? सार्क क्या है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। जो साउथ एशियन जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे इसमें 8 मेंबर हैं टोटल। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया अभी उतना एक्टिव नहीं है, पर इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में किया गया था। यही आपस में ट्रेड को, कॉपरेशन को, कल्चरली, रीजनली किसी भी तरह भी कॉपरेशन को इनहेंस करने के लिए इस संस्थान को बनाया गया था, इस कॉपरेशन को बनाया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, और यहाँ पे जान लीजिए नेपाल का जो साउथ ईस्ट रीजन है दोस्तों, है ना, वहाँ पे एक रीजन है जिसका नाम है जनकपुर धाम। ठीक है, ये कैपिटल है विंध्या और मिथिला किंगडम की, और ये किससे रिलेटेड है? जो किंग जनक थे ना, और माता सीता जो है उनकी बेटी हैं, तो उनसे रिलेटेड है ये जनकपुर धाम। ठीक है, साउथ ईस्ट में पड़ेगा आपका। ठीक है, नेपाल के। उसके बाद नेपाल का अगर शेप देखेंगे तो ये थोड़ा ट्रेपोजॉइडियल शेप है, जिसका लेंथ 800 किलोमीटर करीब। उसके बाद जो विड्थ है लगभग 200 किलोमीटर के ही आसपास है। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों। एक तो हिमाल वो पोर्शन हो गया जहाँ पे जो माउंटेन्स है ना वो स्नो से ढके हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद पहाड़ है, यहाँ पे उतना स्नो नहीं दिखेगा पहाड़ों पर, और तेराई हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए इसका जो प्लेन है, नेपाल का जो प्लेन एरिया है वो बहुत सारी नदियों से फेड होता है, पर मेनली जो 3 हिमालयन नदियां हैं जो कि इंडिया से भी रिलेटेड हैं, उनका नाम है आपका कोशी, नारायणी और कर्नाली। ठीक है, अब कोशी रिवर अगर आप देखेंगे ये कहाँ फ्लो होती है? सबसे पहले चाइना से फ्लो होती है, तिब्बत से बनती है, फिर उसके बाद नेपाल में आती है, फिर नेपाल से फिर इंडिया में आती है। ठीक है, इंडिया में फिर ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये 720 किलोमीटर का इसका ये टोटल ये लेंथ है जो कवर करती है। इसको सौरव विहार
तैयार भी किया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपना कोर्स शिफ्ट करती रहती है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से फ्लड आता है एरिया में, ठीक है। क्योंकि जहाँ से गुजरती है ना, तो वहाँ से बहुत सारा सिल्ट लेके आती है जो वहाँ पे गिराती है, ठीक है। और फ्लड का कारण मानसून सीजन में यही आता है, क्योंकि ये अपना कोर्स चेंज करती रहती है, ठीक है। इसको सप्तकोशी बोला जाता है। कब? ये मतलब इसी को सप्तकोशी भी बोला जाता है। पर मेनली जब ये आगे बढ़ती है चाइना से, मतलब तिब्बत वाले एरिया से जब ये आगे बढ़ती है, तो कॉन्फ्लुएंस होता है बहुत सारी मतलब ट्रिब्यूटरीज का इसका, ठीक है। तो उसमें कौन सी है, और ये जो मतलब कॉन्फ्लुएंस होता है, ये नेपाल के त्रिवेणी प्लेस है एक जगह, वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है 7 मतलब नदियों का, ठीक है। 7 नदियाँ कौन सी है, और ये जो होता है दोस्तों, वो मतलब जहाँ पे ये कॉन्फ्लुएंस होता है, वो जो नाम है उसका है छत्र जॉर्ज है। मतलब आप समझ लीजिए वैली, मतलब घाटी, गहरी घाटी, वो जॉर्ज होता है, ठीक है। गॉर्ज, ठीक है, नेपाल में ही है, ठीक है। और ये किसके साथ होता है इनका कॉन्फ्लुएंस? एक तो टाइमूर रिवर है जो कि खुद मतलब कंचनजंगा से निकलती है, ठीक है, ओरिजिन। फिर अरुण रिवर है, ये मतलब तिब्बत से ओरिजिन है। एक सुन कोशी रिवर है। बाकी जो मतलब जैसे 5 जो रिवर हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये 5 ये हो गया, छठा ये हो गया, 7वां, ये 7 मिलके मिलती हैं, तो इसीलिए इसको सप्तकोशी कहा जाता है इस एरिया से, ठीक है, नेपाल के त्रिवेणी से, ठीक है। फिर ये इंडिया में एंटर करती है नॉर्थन बिहार में, ठीक है। और गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है, तो ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में गंगा को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। और इसके बारे में आप जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो ये गंगा की तीसरी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, पर वॉल्यूम के हिसाब से, जो पानी ये मतलब फ्लो करके लाती है उस हिसाब से ये तीसरी लार्जेस्ट है। पहली घाघरा है, दूसरी यमुना है, और तीसरी कौन सी है? कोसी रिवर है, ठीक है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी अगर इंडिया में देखेंगे दोस्तों, तो वो कमला है और बागमती है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, आप कोसी रिवर को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे ये कोसी रिवर है, ये तिब्बत से होते हुए आएगी, तो यहाँ पे ये वाला साउथ ईस्ट पोर्शन जो है ना, यहीं पे मतलब ये जॉर्ज आता है, ठीक है। और वो यहीं से फिर ये टर्न होते 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 फिर यहाँ पे आती है और जाके गंगा मिल जाती है कटिहार में आसपास, ठीक है। और उसके बाद आती है गंडकी रिवर, ठीक है। अब गंडकी रिवर अगर आप देखेंगे, तो गंडकी रिवर को ही नारायणी रिवर, ये नेपाल में नारायणी रिवर कहा जाता है इसे दोस्तों, और गंडक कहा जाता है इंडिया में, ठीक है। ये 600-300 किलोमीटर के करीब करीब है, और 445 किलोमीटर ये इंडिया में बहती है, ठीक है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब अगर ये गंडकी रिवर को आप देखेंगे, तो ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और जब ये चलती है, जहाँ से ये ओरिजिन होता है, तो उसके अपर रीच में अगर आप देखेंगे ना, तो इसको काली गंडकी कहा जाता है, ठीक है, या फिर गंडकी ही कहा जाता है, ठीक। इसको नेपाल के तराई प्लेन्स में, मतलब जो ऊपर का जो पहाड़ वाला इलाका होता है, ठीक है, एक तो हिमाल हो गया, उसके बाद दूसरा आपका पहाड़ हो गया, तीसरा तराई वाला जो प्लेन्स आता है, वहाँ पे इसको नारायणी कहा जाता है, ठीक है। इसको गंडक कहा जाता है जब ये इंडिया में एंटर कर जाती है, ठीक है। और ये जो वाल्मीकि नगर है ना, तो यहीं पे इकलौता नेशनल पार्क भी है दोस्तों बिहार का, और यहीं पे ये एंटर करके आती है बिहार एरिया में, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ घूमती है, तो यूपी और बिहार का जो, अगर आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए गंडक रिवर है ना, ये देखें गंडक, यही है गंडक रिवर। नारायणी रिवर नेपाल से होकर आ रही है, तो ये जो बाउंड्री भी तय करती है, तो यूपी और बिहार की है ना, एक तरह से, जहाँ लगभग कई बहुत सारी बाउंड्री, मतलब जो मतलब एक तरह से बॉर्डर है यूपी और बिहार का, उसको भी तय करती है, ठीक है। और आके फिर ये गंगा में मिल जाती है, ठीक। और इसके बाद गंडक आफ्टर एंट्रिंग वाल्मीकि नगर, ये एक नेशनल पार्क भी है दोस्तों, उसके अलावा बाउंड्री तय करती है। और ये गंगा से कहाँ पे मिलती है? हाजीपुर। और एक सोनपुर मेला, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कॉन्फ्लुएंस, गंडक और गंगा के सोनपुर, मतलब जो कॉन्फ्लुएंस होता है, मिलना होता है सोनपुर में, वहीं पे ये मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आ जाता है कर्नाली रिवर। कर्नाली रिवर अगर आप देखेंगे मैप में, तो देखिए कर्नाली रिवर आपकी ये रही है, ये है ना, ये कर्नाली रिवर आ रही है, उसके बाद ये सीधा आके फिर ये गंगा में मिल जाएगी, ठीक। हाँ, गंगा में आके इधर मिल जाएगी, ठीक। अब कर्नाली रिवर को ही दोस्तों घाघरा रिवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घाघरा रिवर, इंडिया में, ठीक। इसका ओरिजिन जो है मापचा चुंगो ग्लेशियर है, तिब्बत वाला एरिया, ठीक। ये ज्वाइन करती है शारदा रिवर को, कहाँ पे? ब्रह्म घाट में। और ये मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की, ठीक है। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय वॉल्यूम है किसकी? गंगा की, ठीक है। यही तो है कि मतलब आपका। तो उसके बाद अगर देखेंगे, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ ट्रिब्यूटरी है किसकी? मतलब गंगा की बाय लेंथ। फर्स्ट कौन सी है? यमुना। और गंगा को यार मतलब ज्वाइन करती है कर्नाली रिवर, मतलब घाघरा रिवर कहाँ पे? तो मतलब छपरा जो मतलब है ना डिस्ट्रिक्ट, जिला, तो वही बिहार में ज्वाइन कर लेती, ठीक है। फिर सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर आपका आ जाता है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, किस पे? रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लिगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से जो मतलब कागज़ पे, या फिर मान लीजिए कपड़े पे, या फिर मान लीजिए किसी पर मतलब पत्ते पे लिखा हुआ कुछ ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट जो जिसका कुछ मतलब कल्चरल वैल्यू हो या रीजनल वैल्यू हो, और करीब करीब 75 साल पुराना भी होना चाहिए उसके, है ना। तो
उसको मैन्युस्क्रिप्ट करते हैं, तो इसी के लिए कहा जा रहा है। और इंडिया में करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा मतलब ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ। तो इसमें क्या हुआ है नया, इसमें मतलब मोदी जी आए थे, मोदी जी ने किसको लॉन्च किया है, तो एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है ज्ञान भारतम। मतलब इन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट को ऑनलाइन मतलब प्रिस्क्राइब मतलब प्रिजर्व करने के लिए, ताकि मतलब इन फ्यूचर अगर मान लो ये खो भी जाए तो एक इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड रहे, ठीक है। डिजिटलाइज करने के लिए एक ज्ञान पोर्टल मतलब भारतम पोर्टल भी लाया गया, ज्ञान भारतम पोर्टल को मतलब लॉन्च किया है मतलब मोदी जी ने, ठीक है। डिजिटल रिपोजिटरी फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब डिजिटली रिकॉर्ड को रखना इनके मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके लिए, ठीक है। और इसी में दौरान मतलब ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसी दौरान कोलैबोरेटिंग भी हुआ, एक मतलब कोलैबोरेट किया गया किसी साथ, थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया, इनके साथ इसलिए कोलैबोरेट किया गया दोस्तों ना, इन कंट्रीज में भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं जो कि मतलब संस्कृत, पाली या फिर मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड होते हैं, या फिर इंडिया के ट्रेडिशन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनके साथ भी मतलब एक तरह का मतलब कोलैबोरेशन भी हुआ है, ठीक है। अब हम लोग के लिए जानना क्या जरूरी बात है, अदर जो मतलब जैसे एक ज्ञान भारतम मिशन चल रहा है दोस्तों, जिसको मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2025 से 26 में, ठीक है। इसका काम ही यही था कि तो जो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट हैं, मतलब करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा जो मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया के हैं, चार पूरे इंडिया में, उनको डिजिटाइज करना और प्रिजर्व करना, ठीक है। और उसके बाद ये एक तरह से इन्हेंसमेंट था, मतलब जो एफर्ट चल रहे हैं ना, जैसे एक नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन चलता है हमारा जो कि 2003 में स्टार्ट किया गया था, पर इसका स्कोप लिमिट कर दिया गया था और लिमिटेड फंडिंग भी थी, ठीक है। इसको किसके द्वारा मतलब लाया गया था, किसके अंडर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंडर में। मतलब इसका काम था कि जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट का एक मतलब जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है उनको ढूंढना और उनको डिजिटाइज करना और मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना, इसका काम था, ठीक है। पर इसका स्कोप था कि थोड़ा सा लिमिटेड था और फंडिंग लिमिटेड होने के कारण उतना बढ़िया काम हो नहीं रहा था। तो इसी मिशन के दौरान जो मतलब इस बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका भी बजट बढ़ा दिया गया था, 3.5 करोड़ से 60 करोड़ कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया हैंड रिटन कंपोजिशन, मतलब हाथ से लिखा हुआ कंपोजिशन किसी भी मटेरियल पे, चाहे पेपर हो, चाहे मतलब पाम लीफ हो, मतलब पत्ता हो, या फिर बार्क हो जो छाल होती है ना, या कपड़ा हो, ठीक है। पर उसमें कंडीशन ये है कि वो 75 साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए दोस्तों, समझ रहे हो ना, ये कंडीशन है इसकी कि ये पूरा होना चाहिए, 75 साल से पुराना होना चाहिए। और उसके बाद उसका कुछ कल्चरल वैल्यू होना चाहिए, एस्थेटिक और कल्चरल वैल्यू उसका होना चाहिए, ठीक है। और प्रिंटेड बुक्स या लिथोग्राफ मतलब जो पत्थरों से उभरी हुई चित्र होती है ना, वो हो गया, या फोटोग्राफिक कॉपीज हो गई, इन सबको अलाउ नहीं किया जाता है, मतलब ये मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो मतलब जैसे कि ये मतलब ये आप आर्टिकल में भी है बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट, ये एक तरह से मतलब बर्च बार्क पे लिखा हुआ मतलब मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसमें मतलब जीरो का सिंबल जो है ना, उसका मतलब सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड इस पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद अदर अगर आप इनिशिएटिव देखेंगे जो मतलब इस चीज़ में काम करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के सेक्शन में, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है कोलकाता, ये भी मेंटेन करता है कुछ रिकॉर्ड मैन्युस्क्रिप्ट का, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इसका काम क्या है, जैसे जो संस्कृत, पाली और उसके अलावा पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट है ना, उनको डिजिटाइज करने का काम कर रही है। इसकी स्थापना 1784 में सर विलियम जॉन्स ने किया था, ठीक है। एक आर्टिकल 29 आता है दोस्तों, इसके तहत क्या है, मतलब प्रोविजन है प्रोटेक्शन फॉर कल्चरल राइट ऑफ माइनॉरिटीज का। उसके बाद आर्टिकल 4 मतलब ये इससे रिलेटेड जो मैन्युस्क्रिप्ट से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इससे रिलेटेड मतलब हेरिटेज से। तो आर्टिकल 49 क्या कहता है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी मॉन्यूमेंट या ऑब्जेक्ट जो जिसका आर्टिस्टिक या फिर हिस्टोरिक वैल्यू हो या इन, तो उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है इससे रिलेटेड 51A का F वाला, इसका क्या काम है कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है मतलब वैल्यू और प्रिजर्व किसको, जो रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया है, ठीक है, और उसके कंपोजिट कर मतलब कल्चर और हेरिटेज को बचा के रखना हमारी भी जिम्मेदारी, मतलब एक फंडामेंटल ड्यूटी है। और आर्टिकल 21 की तहत जो राइट टू लाइफ है ना, उसके तहत ये भी कहा गया था राइट टू कल्चरल प्रिजर्वेशन और एक्सेस टू कल्चरल एसेट भी एक तरह से राइट टू लाइफ ही माना जाएगा, ठीक। उसके बाद तीसरा न्यूज़ और तीसरा करंट अफेयर है दोस्तों, तो द आरटीआई शिफ्ट टू आ राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली इसमें बात क्या हो रहा है दोस्तों ना, जैसे आरटीआई लाया क्यों गया था, आरटीआई मतलब एक आइडिया था, ये आइडिया क्या था कि मतलब सभी जो गवर्नमेंट हेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो सिटीजन्स भी देखेंगे, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में दिया जा सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप मतलब सिटीजन को भी मिलना चाहिए, वो भी हकदार हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इक्वल टू कस्टोडियन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है मस्ट बी शेयर्ड विथ सिटीजन्स अनलेस इट फॉल्स अंडर स्पेसिफिक एक्सपेंशन एग्जाम्पशन। ये क्या है दोस्तों, यही खतरनाक चीज़ है। एग्जाम्पशन में जैसे सेक्शन 8 आता है इसका आरटीआई एक्ट में, उसमें नेशनल सिक्योरिटी हो गया, सोवरेनिटी हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया, ये सब आते हैं, पर ये सब तो ठीक है। पर इसमें एक सेक्शन 8(1) का जे में ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी एग्जाम्पशन में डाल दिया, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप मांग रहे हो सरकार से और वो किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो वो मतलब सरकार डिनाई कर सकती है।
उसके बाद दोस्तों 2023 में एक और आया था एक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसके तहत क्या था, इन्फॉर्मेशन को कुछ अलग से डिफाइन कर दिया गया, जैसे मतलब इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब प्राइवेसी सेफ गार्ड्स के लिए इसको बोला गया था इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब अब सरकार क्या करती है ना, कोई भी चीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन करके मतलब डिस्क्लोज कर जाती है। और इसमें जैसे कि आप मान लीजिए फाइन भी लाया गया, जैसे 250 करोड़ पेनल्टी दिया जाएगा अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। तो भाई गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा मतलब उसको मनमना कर दो कि भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब इसमें जैसे फर्जी आई कार्ड मतलब मार्कशीट हो गए या फिर मतलब रिकॉर्ड हो गए, तो वो सब बोल देते भाई किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग दे नहीं सकते। ये सब चीज़ करके मतलब एक तो नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है इसका काम, ठीक है। बस बाकी आप ये लोग जान लीजिएगा डीपीडीपी एक्ट कब आया था 2023 में, और आरटीआई आया था 2005 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ और नेक्स्ट कन्फर्म मतलब करंट अफेयर है चौथा, तो आंध्र प्रदेश है। ये क्यों अभी न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे पहली इंडिया की स्पेस सिटी बनाई जाएगी, ठीक है। कहाँ पे, तिरुपति में, ठीक है। अब ये स्पेस सिटी क्या है, स्पेस सिटी ऐसी जगह होगी जैसे कि पहले क्या करते थे, जैसे कि मतलब रॉकेट जो होता था, मिसाइल रॉकेट जो होता था, बन कहीं और रहा है, मैन्युफैक्चर कहीं और हो रहा है, असेंबल कहीं और हो रहा है, लॉन्च कहीं और हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक जगह करने के लिए इस चीज़ को मतलब बनाया जा रहा है। कहाँ पे, तिरुपति में स्पेस सिटी खोली जा रही है, बनाई जाएगी। अब इससे क्या है कि मतलब प्राइवेट जो कंपनीज होगी उनको भी काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसने अभी हाल फिलहाल में क्या किया है कि इंडिया के साथ एक मतलब डील की है 126.4 मिलियन की डॉलर की। इसके तहत क्या है कि उत्तराखंड का जो मतलब टेहरी लेक प्रोजेक्ट है ना, उसमें कल्चरल मतलब जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट मतलब इस मतलब अमाउंट को डील हुआ है, ठीक है, ताकि मतलब वहाँ पे टूरिज्म को इन्हेंस कर सके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एशिया के मतलब जो कंट्रीज है उनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या उससे रिलेटेड मतलब लोन देने के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। आप अब इसके स्टैब्लिशमेंट हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, इतना ही ध्यान रखिए। बाकी तेहरी लेक दोस्तों एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि तेहरी डैम बनाया गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम है, मतलब सबसे ऊंचा, और ये भागीरथी रिवर पे है, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है आपका दोस्तों, ये है नमो भारत। ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन बन गई थी दोस्तों, 180 किलोमीटर की इसकी हाईएस्ट स्पीड है पर आवर की, और लॉन्च ये 2023 में हुई थी। अभी दिल्ली से मेरठ जो जा बनी है ना नमो भारत, यही इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर है आपका दोस्तों, पुगाड़ आइलैंड। पुगाड़ आइलैंड अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है। ये पुगाड़ आइलैंड फिलीपींस में, ये देख रहे हैं दोस्तों कैसे डूब रहा है। इसके माना जा रहा है कि इन फ्यूचर ये डूब जाएगा। तो फिलीपींस क्या है कि इनिशिएटिव लगा रहा है तो लोगों को मतलब ये मतलब सेटल करने के लिए अलग जगह पे, ठीक है। तो इसलिए अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में है, तो ध्यान रखना पुगाड़ आइलैंड कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है फिलीपींस में, ठीक है। इसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, तो उड़ीसा। ये क्यों अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बन रहा है। अब अमोनिया क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मतलब NH3। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है दोस्तों, जो मतलब अमोनिया बनाने के जो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है ना, उसको मतलब ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जो कि मतलब फॉसिल फ्यूल से नहीं बनाया जाएगा, वो मतलब नेचुरल मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाया जाएगा। ऐसी सोर्सेज बनाएगा जो कि मतलब फॉसिल फ्यूल नहीं होगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाएगा उसे, ठीक है। तो वो ग्रीन एनर्जी मतलब हाइड्रोजन का उसी का यूज़ करके जो अमोनिया बनाया जाएगा वही ग्रीन अमोनिया कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये गोपालपुर में लग रहा है उड़ीसा के, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा करीब करीब 2029 से 30 तक। अमोनिया क्या है दोस्तों, तो अमोनिया आप जान लीजिए कितने फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, उसके बाद अमोनियम सल्फेट हो गया, इन सारे फर्टिलाइजर में यूज़ होता है। और एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है दोस्तों, जैसे प्लास्टिक हो गया, डाइज हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, नाइलॉन जैसे होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोजिव में भी यूज़ होता है एज ए रॉ मटेरियल, जैसे TNT हो गया, ठीक है। और ये कोल्ड स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है, ठीक। उसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है आपका दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। ये भी हाल फिलहाल में इसका पहला एडिशन हुआ है 2025 में, और कहाँ हुआ है तो न्यू दिल्ली में हुआ है, 11 से 12 सितंबर हो चुका है, ठीक है। किसके द्वारा कराया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा किया गया। इसमें मेन काम क्या है दोस्तों ना, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना उसके ऊपर डिस्कस करना, और मतलब उन बातों पर ध्यान देना कि मतलब किस तरह इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या है कि मतलब 100 करोड़ रुपीस का एक फंड भी मतलब अनाउंस हुआ है इससे रिलेटेड, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग के लिए जानना जरूरी क्या है दोस्तों, इसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या दोस्तों। इसका अनाउंसमेंट हुआ था 15 अगस्त 2021 में, अप्रूव हुआ गया था ये 4 जनवरी 2023 में। और इसका काम वो से बात है, जैसा नाम है वैसा ही है कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, यूज़ और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ठीक है, ये मतलब इंडिया में, ठीक। उसके बाद इसका बजट 2023 से 2029-30 तक का कब तक के लिए कितना रखा गया, तो 19,744 करोड़ बजट, ठीक है।
उसके बाद लास्ट 10th न्यूज़ और करंट अफेयर है दोस्तों, नेवर अलोन। ये एक एआई ऐप है जो कि टैकल करेगा स्टूडेंट्स, जो कि मतलब ये वर्ड मैं बोल नहीं सकता दोस्तों कि रिस्ट्रिक्ट लग जाएगा, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। मतलब इन्हीं स्टूडेंट्स को जो ये सब करते हैं उनको टैकल करने के लिए, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? एम्स दिल्ली की तरफ। ध्यान रखना, नेवर अलोन एक एआई ऐप है, ठीक है। उसके बाद आज का 11th न्यूज़ और कल लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों, एक्सरसाइज सियोम पर प्राहार प्राहार, ठीक है। ये हेल्ड कहाँ हुआ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए, जो भी मतलब मॉडर्न आर्मी ऑपरेशन है ना, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यही थे आज के करंट अफेयर, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।